तो व्हील अलाइनमेंट वैसे तो सबसे तो ज़रूरी चीज़, लेकिन सर्विस के टाइम पे सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करी जाने वाली चीज़। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि गाड़ी का व्हील अलाइनमेंट कराने से पहले किन-किन चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए और क्या कैसे इसका प्रोसेस रहता है, ये पूरी प्रोसेस मैं आपको दिखाऊँगा। तो सबसे पहले बात करें हमारी अपनी गाड़ी की, तो ये लगभग 8000 किलोमीटर चल चुकी है और इसका थोड़ा-सा जो अलाइनमेंट है डिस्टर्ब हो चुका है। अब अलाइनमेंट कराने से पहले मैंने इसके टायर रोटेशन कर दिए हैं। टायर रोटेशन जो होते हैं, मैंने पिछली 2 वीडियो उन पे बना रखी हैं, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं जानते टायर रोटेशन के बारे में, तो मैं आपको थोड़ा-सा ब्रीफली समझा देता हूँ। टायर रोटेशन बेसिकली फ्रंट व्हील ड्राइव, रियर व्हील ड्राइव और 4x4 गाड़ियों में अलग-अलग तरह से किए जाते हैं। जिस ड्राइव ट्रेन की गाड़ी, उस ड्राइव ट्रेन का टायर रोटेशन अलग-अलग तरह से टायर रोटेशन होते हैं। तो अगर आपको बिल्कुल डिटेल में जानना है, तो मैंने लास्ट 2 वीडियोज़ बना रखी हैं कि फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ियों में या रियर व्हील ड्राइव गाड़ियों में किस तरह से टायर रोटेशन होते हैं। आप उन वीडियो को डेफ़िनेटली चेकआउट कर सकते हैं जा कर के। अब बात करें टायर रोटेशन की, तो मैंने टायर रोटेशन ऑलरेडी करा दिया है और टायर रोटेशन कराने के बाद अब बात आती है 2 चीज़ों की, व्हील अलाइनमेंट और व्हील बैलेंसिंग। इनमें से कौन-सी 2 चीज़ें कराई जाएँ? तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। अगर आप गाड़ी को बिल्कुल स्मूथ रोड पे चला रहे हैं, कहीं पे कोई ख़राब रोड नहीं है, बिल्कुल एकदम हाईवेज़ पे आप स्मूथ रोड पे चला रहे हैं और फिर भी आपकी गाड़ी पे अगर वाइब्रेशन फ़ील हो रहे हैं आपको, तो आपको व्हील बैलेंसिंग ज़रूरत है। तो ये हो गई व्हील बैलेंसिंग की बात। अब पता करें आपको व्हील अलाइनमेंट कैसे पता करना है कि डिस्टर्ब है कि नहीं? तो ये भी सिंपल है। गाड़ी को आप स्मूथ रोड और स्ट्रेट रोड पे चलाइए, स्मूथ और स्ट्रेट रोड पे। और अगर आप हल्का सा एक्सीटर देते हैं गाड़ी पे और गाड़ी किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पुल होती है, या तो गाड़ी लेफ़्ट की साइड जाएगी या फिर गाड़ी राइट की साइड जाएगी, तो आप समझ जाइएगा कि आपकी गाड़ी का अलाइनमेंट आउट है। तो उस केस में भी आपको व्हील अलाइनमेंट कराने की ज़रूरत है। अब ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि सबसे पहले आपको टायर रोटेशन कराना है, उसके बाद फिर आपको जा कर के व्हील बैलेंसिंग करानी है और उसके बाद फिर जा कर के आपको व्हील अलाइनमेंट कराना है। आप व्हील बैलेंसिंग स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी के स्टीयरिंग में किसी तरह की वाइब्रेशन नहीं है, तो आप सीधे टायर रोटेशन के बाद व्हील अलाइनमेंट करवा सकते हैं। तो ये हो गई बात हमारी तीनों चीज़ों की। अब क्योंकि आज की वीडियो व्हील अलाइनमेंट के बारे में है, तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि जो डिवाइस रहती है और किस तरह से लोकल शॉप्स पे या फिर शोरूम वाले, प्रोसेस लगभग सेम ही रहता है, किस तरह से इसको एडजस्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो ये सब बताने से पहले मैं आपको 3 चीज़ों के बारे में बता दूँ। कैम्बर, कैस्टर और टो इन और टो आउट, ये 3 चीज़ें जो होती हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। अब आपको लग रहा हो कि मैंने पता नहीं क्या नाम बता दिए अजीब से, लेकिन फिर भी आप फ़िलहाल के लिए इनको ध्यान रख सकते हैं। मैं बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा इन चीज़ों को। तो जब भी हम किसी शॉप पे जाते हैं व्हील अलाइनमेंट कराने के लिए, तो वो बेसिकली 3 एंगल्स का ध्यान रखें, कैम्बर एंगल, कैस्टर एंगल और टो इन और टो आउट एंगल। तो अभी मैं आपको समझाऊँगा कैम्बर एंगल के बारे में। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, पॉजिटिव कैम्बर और नेगेटिव कैम्बर। जब गाड़ी के टायर आप सामने खड़े होकर के देखें और आपको गाड़ी के टायर ऐसे इस तरफ झुके हुए लगें, मतलब बाहर की तरफ निकले हुए लगें, तो आप समझ जाइएगा कि आपकी गाड़ी में पॉजिटिव कैम्बर है। और अगर आपकी टायर अंदर की तरफ घुसे हुए लगें, तो आप समझ जाना कि नेगेटिव कैम्बर है। अब बात करें कि ये किन गाड़ियों में रहता है, तो पॉजिटिव कैम्बर बेसिकली उन गाड़ियों में रहता है जिनमें हाई लोड बियरिंग मतलब के लिए बनाई जाती हैं, जो फिर जैसे जो लोड व्हीकल्स होते हैं ना, जैसे ट्रक्स हो गए या फिर ऑटोज़ हो गई, 3 व्हीलर हो गई, इनमें ये पॉजिटिव कैम्बर दिए, क्योंकि जैसे इनमें लोड पड़ता है टायर नीचे दब के हल्के से सीधे हो जाते हैं, तो इस वजह से इनमें पॉजिटिव कैम्बर दिया जाता है। अब बात करें नेगेटिव कैम्बर की, नेगेटिव कैम्बर किन गाड़ियों में रहता है, तो नेगेटिव कैम्बर उन गाड़ियों में रहता है जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गाड़ियाँ रहती हैं, जैसे कि रेसिंग कार्स हो गई, फार्मूला कार्स हो गई, इन सारी गाड़ियों में नेगेटिव कैम्बर दिया जाता है। नेगेटिव कैम्बर क्या करता है, नेगेटिव कैम्पर बेसिकली गाड़ी की स्टेबिलिटी अच्छी रखता है। आप शार्प टर्न्स लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो हाई स्पीड्स पे आपकी गाड़ी को स्टेबल रखने में आपकी मदद करता है। तो इसलिए जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार रहती हैं, स्पोर्ट्स कार वगैरह, उनमें नेगेटिव कैम्बर दिया रहता है। तो ये बात हो गई पॉजिटिव कैम्बर और नेगेटिव कैम्बर की। अब जो हमारी जो गाड़ियाँ रहती हैं, उनमें भी यही कैम्बर रहता है, कुछ में एडजस्ट करते हैं। हर गाड़ी का हर कंपनी एक फ़िक्स कैम्बर रखती है। वो जो डिवाइस रहती है उनकी, वो जैसे उसमें डाटा डालते हैं, उसमें फ़िक्स आ जाता है कि इस गाड़ी में कितना कैम्बर एंगल है, कितना क्या है, वो सारी चीज़ें उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाती हैं। तो अब बात करेंगे कैस्टर की। तो कैस्टर एंगल जो होता है, जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे, 2 तरह का होता है, पॉजिटिव कैस्टर और नेगेटिव कैस्टर। कैस्टर बेसिकली हमारे सस्पेंशन की प्लेसमेंट रहती है कि हमारा सस्पेंशन किस साइड पे टिल्टेड है। और ये जो फिगर में आप देख पा रहे होंगे पॉजिटिव कैस्टर, जो कमर्शियल व्हीकल्स रहते हैं, जैसे जो गाड़ियाँ हम चलाते हैं, जो कार्स हम ड्राइव करते हैं, पैसेंजर कार्स, उनमें पॉजिटिव कैस्टर ही रहता है। और ये इमेज में आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा ज़्यादा टिल्टेड लग रहा है, लेकिन सस्पेंशन जो रहता है ये 3 से 5 डिग्री तक ही टिल्टेड रहता है। बहुत ज़्यादा आप अगर
देखेंगे ऐसे टायर को तो आपको लगेगा कि ये स्ट्रेट ही है, मतलब कि ये न्यूट्रल कैम्बर ही है, न्यूट्रल कैस्टर है, सॉरी न्यूट्रल कैस्टर है, बट ये रहता पॉजिटिव कैस्टर है, 3 to 5 डिग्रीज़ टिल्टेड रहता है और पॉजिटिव कैस्टर आता है इन गाड़ियों में, जितनी भी गाड़ियाँ हम लोग ड्राइव करते हैं। अब बात करें नेगेटिव कैस्टर की, तो नेगेटिव कैस्टर जो है वो गाड़ियों में नहीं आता, वो आता है जैसे कि आप कभी मॉल वगैरह में गए हो, आपने जो शॉपिंग ट्रॉलीज़ रहती हैं उनमें देखा हो, तो उनमें नेगेटिव कैस्टर आता है, और ट्रॉली बैग्स जो रहते हैं, लगेज बैग्स, उनमें नेगेटिव कैस्टर आता है। अब बात करें कि उनमें नेगेटिव कैस्टर क्यों आता है, हमारी गाड़ी में नेगेटिव कैस्टर क्यों नहीं आता? तो जो नेगेटिव कैस्टर रहता है वो लो स्पीड्स पे तो टर्न हो जाता है, लेकिन हाई स्पीड्स पे टर्न नहीं होता। आप कभी भी ट्रॉली बैग को बहुत तेज़ चला करके देखिए, फिर आपको उसको टर्न करने में बहुत दिक्कत होगी। वहीं अगर बात करें पॉजिटिव कैस्टर केस में, तो पॉजिटिव कैस्टर के केस में ऐसा नहीं होता। पॉजिटिव कैस्टर में थोड़ा हाई स्पीड्स पे भी हम गाड़ी को टर्न करा सकते हैं, तो इस वजह से गाड़ियों में पॉजिटिव कैस्टर आता है और नेगेटिव कैस्टर इसमें गाड़ियों में नहीं आता, ये आता है सिर्फ ट्रॉली बैग्स वगैरह में। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कैम्बर कैस्टर के बारे में। 2 चीज़ें मैंने आपको बताई। अब तीसरी जो चीज़ है वो भी बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो है टो इन और टो आउट। इसके बारे में और सुनिएगा आप। अब जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, टो इन और टो आउट, तो जब भी आप अपनी गाड़ी को ऐसे वर्टिकली ऊपर से देखेंगे, वैसे तो आप इसको नहीं देख पाएंगे, ऑब्वियसली जो अलाइनमेंट मशीन रहती है वही इसको देख पाती है, लेकिन आपकी समझाने के लिए मैं आपको बताऊं कि जब भी आप इसको देखेंगे ऊपर से, तो अगर आपकी गाड़ी के दोनों टायर फ्रंट के आगे की तरफ झुके हुए लग रहे हैं एक दूसरे की तरफ, तो आप समझ जाइएगा ये टो इन है, और अगर बाहर की तरफ हैं दोनों टायर अपोजिट डायरेक्शन में, तो आप समझ जाइएगा कि ये टो आउट हैं। तो जो मारुति वगैरह की गाड़ियाँ रहती हैं उनमें बेसिकली टो इन और टो आउट एंगल ही सेट करके व्हील अलाइनमेंट हो जाता है, बट जो और कंपनियाँ रहती हैं जैसे महिंद्रा वगैरह की, इनमें कैम्बर कैस्टर और ये टो इन टो आउट, ये तीनों एंगल चेक करने रहते हैं, इन तीनों को एडजस्ट करना रहता है। और जो छोटी गाड़ियाँ रहती हैं उनमें टो इन टो आउट से ही काम चल जाता है, यही यही चीज़ एडजस्ट करके। होता क्या है कि सस्पेंशन से एक क्या कहते हैं, रैक टाइप का, जॉइंट टाइप का रहता है, उसमें स्क्रू वगैरह रहते हैं, उन्हीं को ये लोग एडजस्ट करते हैं और उसी से गाड़ी का अलाइनमेंट ठीक कर देते हैं। ये जो टायर ये जो अंदर की तरफ रहते हैं या बाहर की तरफ चले जाते हैं, तो इनको ठीक ठाक बीच में बिठा देते हैं, जिससे कि रोड पे मतलब टायर पूरा पड़े रोड पे और ग्रिप अच्छी बने रोड पे टायर की। और ये हर गाड़ी का जो मशीन रहती है उनके भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, उसमें डेटा फीड रहता है हर गाड़ी का कि इस पर्टिकुलर गाड़ी कितना टो इन टो आउट एंगल रखना है, तो वो सारा कुछ उसमें रहता है। ये सब कराने के बाद वो आपको एक रिपोर्ट भी देते हैं गाड़ी की निकाल करके कि पहले कितना था अब कितना हो गया, तो वो भी मैं अटैच करूँगा अभी स्क्रीनशॉट उस चीज़ का भी। तो ये सारी चीज़ें उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होंगी, मतलब समझ में आई होंगी टो इन टो आउट। अब इसके बाद में चलते हैं शॉप पे जहाँ पे व्हील अलाइनमेंट कराना है, आपको प्रोसेस भी तो दिखानी है कि क्या कैसे होता है। तो चलिए चलते हैं, अब आगे की वीडियो आप देखिएगा टाइम लैप्स में। तो अब हम आ चुके हैं व्हील अलाइनमेंट की शॉप पे और अभी देखते हैं हमारी गाड़ी, तो ये लग चुकी है हमारी गाड़ी और अभी भैया ने इसको लिफ्ट पे किया है, मतलब ऊपर चढ़ाया है और कुछ चेक कर रहे हैं इसको आगे पीछे करके। इन्होंने आगे के टायर्स में सेंसर लगा दिए हैं, गाड़ी के हर टायर पे सेंसर लगाया जाता है और अभी कुछ चेक करेंगे मशीन में, ये सेंसर फिट किए जा रहे हैं गाड़ी में। और देखिए जैसा कि आप इस क्लिप में देख पा रहे होंगे सेंसर लगा दिए हैं, उसके बाद में गाड़ी को लिफ्ट करेंगे आगे पीछे करके, फ़िलहाल चेक कर रहे हैं, कुछ रीडिंग मैच कर रहे होंगे, जो भी कुछ कर रहे हों। और अब इसके बाद में इसको लिफ्ट करेंगे, लिफ्ट करने के बाद इसका स्टीयरिंग लॉक कर रहे हैं। स्टीयरिंग मशीन बताता है कि लेफ़्ट राइट करो, टर्न राइट करो, फिर उसके बाद में इसको लॉक कर दिया था स्टीयरिंग को। और अब उसके बाद में ये गाड़ी को लिफ्ट करके इसके नीचे जाएंगे और सस्पेंशन के साइड में कहीं पे कुछ स्क्रू वगैरह रहते हैं, उनको टाइट या लूज़ करते हैं, जिससे कि एंगल गाड़ी का अलाइनमेंट सही किया जाता है। जैसा कि आप इस क्लिप में देख ही पा रहे होंगे, गाड़ी नीचे अंदर चले गए हैं भैया और वो नीचे से कुछ इसका स्क्रू वगैरह टाइट करेंगे।
तो व्हील अलाइनमेंट बाहर से कराने का यानी कि लोकल शॉप से कराने का मतलब मेरा ये था, आपको दिखाना भी था। वैसे मैं इसको शोरूम से भी करा सकता था, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि शोरूम से मैंने क्यों नहीं कराया। तो लोकल शॉप से मैंने इसलिए कराया क्योंकि मुझे आपको वीडियो वगैरह क्लिप वगैरह दिखानी थी कि क्या कैसे होता है सारी चीज़ें। और यहाँ से जो हमारा घर है, यहाँ से जो शोरूम है किया का, वो काफ़ी दूर पड़ता है, लगभग 100 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो इस वजह से हम वहाँ पे अभी नहीं गए, अभी गाड़ी सर्विस पे भी नहीं आई है हमारी, और अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो गया था। तो हमने सोचा कि पहले अलाइनमेंट करा लेते, सर्विस बाद में करा लेंगे। अभी 8000 किलोमीटर चली है गाड़ी। अब बात करें कि क्यों नहीं कराया हमने शोरूम से, हम शोरूम से भी करा सकते थे। तो शोरूम में कंपैरेटिवली महंगा पड़ता है लोकल शॉप से। अगर आप लोकल शॉप में करवा रहे हैं तो ये काम सस्ते में हो जाता है, और अगर आप यही काम शोरूम में करवाएंगे जा कर के तो वहाँ पे वो ज़्यादा पैसे लेते हैं। अब मुझे और किसी का तो नहीं पता, लेकिन मुझे किया का पता है। अगर आप किया से अपना व्हील अलाइनमेंट वगैरह करवाते हैं तो वो लगभग 700 से 800 रुपये के बीच में व्हील अलाइनमेंट के ले लेते हैं। और अगर यही काम आप लोकल शॉप से कराते हैं तो वो लगभग 300 रुपये में आपकी गाड़ी का व्हील अलाइनमेंट कर देंगे। और काम सेम ही होता है, हर मतलब काम, ये जो व्हील अलाइनमेंट रहता है ये सेम ही होता है, डिवाइस सेम रहती है। जैसे हमने एमआरएफ पे करवाया, आप अपोलो पे भी करवा सकते हैं, आप कहीं पे भी करवाएं, आप शोरूम में भी करवा सकते हैं। जो मशीन रहती है जिससे अलाइनमेंट किया जाता है वो लगभग सेम ही काम करती है। उसमें सारी गाड़ियों का डेटा रहता है, वो सब कुछ अपने हिसाब से फीड रहता है उसमें, और सेम ही चीज़ रहती है। आप चाहे बाहर से कराएं चाहे आप कहीं से कराएं, बस ये है कि आप अगर लोकल शॉप से कहीं से करवा रहे हैं तो जहाँ से करवाएं वो स्किल्ड होना चाहिए करने वाला बंदा, उसको पता होना चाहिए कि क्या कैसे सारी चीज़ें होती हैं। तो अब जैसा कि आप इस क्लिप में देख पा रहे होंगे वीडियो में, अब हमारी गाड़ी व्हील अलाइनमेंट के बाद काफ़ी सही चल रही है। एक तरफ को पुल नहीं हो रही है, स्टीयरिंग हमको सीधा रखना पड़ रहा है। पहले हमको स्टीयरिंग हल्का सा राइट साइड में रखना पड़ता था गाड़ी सीधी चलाने के लिए, लेकिन अब वो समस्या नहीं है। अब हमें स्टीयरिंग अपना बीचों बीच रखना पड़ रहा है और हमारी गाड़ी एक तरफ को पुल नहीं हो रही। पहले हमारी गाड़ी लेफ़्ट साइड की तरफ जाती थी अपने आप रेस देने पे, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो काम हो चुका है हमारी गाड़ी में, और कंपैरेटिवली अच्छा काम हुआ, सस्ते में अच्छा काम हमने करा दिया। अब मैं आपको वो रिपोर्ट भी दिखा दूँ जो मिलती है अलाइनमेंट कराने के टाइम। बेसिकली उसमें लिखा रहता है कि पहले क्या कैसा था, कितने बाहर थे, मतलब सारी चीज़ें, कैस्ट्रा एंगल क्या था, कैमर एंगल क्या था, और अब कितना हो गया है। तो ये सारी चीज़ें उसमें लिखी रहती हैं। तो रिपोर्ट कुछ इस तरह से आप इसको देख पा रहे होंगे। इसमें सारी चीज़ें लिखी हैं कि रियर एक्सल, फ्रंट एक्सल, कैम्बर, टो, ज्योमेट्रिक ड्राइविंग एक्सेस, फिर फ्रंट एक्सेस का लिखा है, कैम्बर, कैस्टर, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। और आप देख पा रहे होंगे इसमें बिफोर, एक्चुअल और टारगेट डाटा ये सब लिखा हुआ है। तो इसमें ये सारी चीज़ें इन्होंने एडजस्ट करी हैं कि इतना इतना चाहिए होना चाहिए, और ये सारी चीज़ें इसमें हैं क्लिप में। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।